गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं शिक्षा इसके विभिन्न प्रकरणों का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं औद्योगिक क्रांति। जब हमने अभी इस पुनर्जागरण के दौरान हमने देखा था कि विश्व में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न तरह की क्रांतियां हुई, चाहे अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता को लेकर हुई या फिर शासन के विरुद्ध क्रांति की गई। वहीं उसी दौरान एक और क्रांति हुई, वो हुई औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का जो है मूल रूप से जो प्रारंभ हुआ था वह ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में हुआ था, जहां पर कि सबसे पहले जो लघु और जो घरेलू उद्योग थे, उन उद्योगों का स्थान छोटे उद्योगों का स्थान जो है वो बड़े कारखानों ने ले लिया था। अर्थात कि दोनों का स्थान कारखानों ने लिया था। बड़े कारखानों ने ये स्थान ले लिया था और जो उत्पादन जितना इन लघु और घरेलू उद्योगों से या छोटे उद्योगों से उत्पादन जितनी मात्रा में होता था, कारखानों में उत्पादन उसका 4 गुना अधिक होने लगा। और जब उत्पादन अधिक होने लगा तो निश्चित है कि उसमें जो है आमदनी भी बढ़ने लगी, आर्थिक संसाधन, आर्थिक जो जरूरत है वो भी अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगे, क्योंकि किसी भी विकास और उन्नति के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता अधिक होती है। तो इस जो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी, ब्रिटेन के बाद ही यूरोप के अन्य राष्ट्रों में हुई थी। तो ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो वहां पर इस औद्योगिक क्रांति की वजह से जहां आर्थिक जो संसाधन है वो अधिक उपलब्ध होने लगे, यानी कि आर्थिक रूप से ब्रिटेन सक्षम होने लगा। उसके साथ में ज्ञान की दृष्टिकोण से, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो निश्चित है कि वैचारिक जो कहना चाहिए कि क्रांति तीव्र गति से हुई, जिसमें कि नवीन आविष्कार, नवीन अनुसंधान होते चले गए और एक कल कारखानों ने उत्पादन के क्षेत्र में बहुत तीव्रता से कार्य करना प्रारंभ किया, जिसकी वजह से ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते करते व्यक्ति के ज्ञान की जो क्षमता है कि वो बहुत बढ़ती चली। अर्थात इस औद्योगिक क्रांति में जहां पर आर्थिक ब्रिटेन में आर्थिक क्षमता मजबूत, आर्थिक क्षमता मजबूत हुई, आत्मनिर्भर मतलब आर्थिक क्षमता मजबूत हुई, वही ज्ञान की दृष्टिकोण से भी इनका स्तर उच्च हुआ। जब ज्ञान का स्तर ऊंचा हुआ, उच्च हुआ, तो इन दोनों ने मिलकर, यानी कि आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध थे और ज्ञान भी उपलब्ध था, तो ऐसे में वहां पर विकास की गति बहुत तीव्र हो गई। ब्रिटेन में विकास की जो गति तीव्र हुई और उसी में उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का अस्त्र शस्त्रों का निर्माण प्रारंभ किया, क्योंकि इनके पास ज्ञान था। ज्ञान के आधार पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की योजनाएं बनाई और आर्थिक संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध थे, जिसकी वजह से अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करना उनके लिए आसान और सरल हो गया। तो ऐसे में औद्योगिक क्रांति का जो एक था जो प्रभाव था वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। अब चूंकि बात यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि जब आर्थिक संसाधन उपलब्ध है और ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो विकास की प्रक्रिया संभव नहीं है जब ज्ञान और अर्थ दोनों में साथ में कार्य करना या दोनों साथ में उपलब्ध हुए तो विकास की गति तीव्र। तो शिक्षा निश्चित है कि इस औद्योगिक क्रांति में ज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और चूंकि वहां से ज्ञान बढ़ा और उसी ज्ञान के आधार पर और नए नए आविष्कार होते चले गए और नए नए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होती चली। तो जब ज्ञान बढ़ा तो ज्ञान कहाँ से, शिक्षा के माध्यम से उसको उसका प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि हर चीज के लिए हर व्यक्ति हर काम में कौशल उसमें नहीं था। अलग अलग कौशल के विकास के लिए उसे उस तरीके से शिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कहने का मतलब ये हुआ कि शिक्षा के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति में और अधिक बढ़ावा हुआ या उसे और अधिक तीव्रता प्राप्त हुई।
तो शिक्षा और औद्योगिक क्रांति का घनिष्ठ संबंध, लेकिन उसे समझने से पहले हमें समझना अनिवार्य है कि औद्योगिक क्रांति की दो बातें हैं, पृष्ठभूमि और इसका स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले हम औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि को आज हम समझेंगे कि औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि, क्योंकि हर क्रांति का, हर क्रिया का, हर कार्य का कोई ना कोई आधार आवश्यक है। तो निश्चित है कि औद्योगिक क्रांति का भी कोई न कोई पृष्ठभूमि आवश्यक है, क्योंकि बिना कारण, बिना किसी के एकदम से कोई क्रांति संभव नहीं थी। तो यही चीज थी कि यहाँ पे भी कोई न कोई पृष्ठभूमि अवश्य रही, जिसने कि औद्योगिक क्रांति का एक स्वरूप हमारे सामने रखा। यह उसमें औद्योगिक दृष्टिकोण से एक तीव्र विकास की, इस तरह से विकास हुआ कि उसने एक तरह से उसे क्रांति के शब्द से परिभाषित किया जा सकता है। क्यों कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा लड़ाई या मतलब युद्ध हुआ, वो नहीं है। इसमें औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य क्या था कि औद्योगिक क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास, परिवर्तन, और इतनी तीव्र गति से कि उसमें एक तरह से क्रांतिकारी शब्द हम अगर उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें क्रांति में एक कहा जाए कि हाइपर रिएक्शन पाया जाता है। तो वही औद्योगिक क्रांति में एक हाइपर रिएक्शन था, जिसमें तीव्र गति से परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया दिखाई देने लगी, इसीलिए इसे औद्योगिक क्रांति कहा। तो इसकी पृष्ठभूमि में सबसे पहली बात थी समाज की आवश्यकता। सबसे पहला जो था वह था समाज की आवश्यकता, क्योंकि समाज में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी तो संसाधन, जो घरेलू उत्पादन, जो लघु उद्योगों से उत्पादन प्राप्त होते थे, वह उत्पादित वस्तुएं वो कम मात्रा में होती थी, आवश्यकता अधिक थी। तो अधिक आवश्यकता, समाज की आवश्यकता बढ़ने लगी, तो उसी का एक परिणाम था कि उन हाथ से काम करने की बजाय मशीनों से काम करने पर बल दिया जाने लगा। और जब उसके परिणाम अधिक आए तो उस क्षेत्र में हर व्यक्ति का, जो जो घरेलू छोटा उद्योग चलाता था, उसने भी उसमें रुचि लेना प्रारंभ किया कि नहीं, मशीनों से काम किया जाए, जिससे कि उत्पादन कम समय में अधिक उत्पादन की प्राप्ति हो सके, इसीलिए समाज की आवश्यकता की पूर्ति समय पर हो सके। तो औद्योगिक क्रांति का जो पहली पृष्ठभूमि थी वह समाज की आवश्यकता थी। दूसरा था समाज का उपभोग स्तर। समाज का उपभोग, यानी कि अब व्यक्ति हर चीज की का जो उपभोग का स्तर जो था उसका निरंतर बढ़ता जा रहा है। अर्थात कि पहले कम वस्तुओं में, कम संसाधनों में अपना सुगम सरल जीवन जी लेता था, लेकिन अब जैसे जैसे संसाधन बढ़ने लगे वैसे वैसे उसके उपभोग, उसके जो संसाधनों की उपयोगिता बढ़ने लगी। वो नए नए संसाधनों की अपेक्षा रखने लगा, अर्थात उसका उपभोग का जो स्तर था वो निरंतर बढ़ता चला गया, और उसकी पूर्ति के लिए औद्योगिक उत्पादन तीव्र किया जाने लगा। तो समाज का विकास स्तर, समाज का विकास स्तर, किसी भी समाज का विकास स्तर कैसा है, क्योंकि उसकी आवश्यकता, उसकी मांग के अनुसार उसे संसाधन उपलब्ध होते हैं, तो उसका विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि वो उसी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निरंतर रूप से प्रयास करता रहेगा, उन संसाधनों को जुटाने के लिए बौद्धिक और शारीरिक प्रयास करता रहेगा, जिससे कि उसके निरंतर रूप से विकास का क्रम आगे बढ़ता रहेगा। तो जब समाज का विकास का स्तर निरंतर रूप से उच्च होता है, तो उसमें औद्योगिक क्रांति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उसने जो आवश्यकताएं थी उनको समय पर व्यक्ति को और कम दाम में, क्योंकि हाथ से बनाने में मेहनत, समय सब अधिक लगता था, उसकी वजह से उनकी कीमत भी ज्यादा होती थी, जबकि उद्योगों से उत्पादन होने वाली वस्तुओं में कम समय में, अधिक मात्रा में, कम दामों में वस्तु उपलब्ध होने लगी, जिसकी वजह से समाज का जो स्तर था वह निरंतर रूप से उच्च होता चला गया। इसीलिए समाज के विकास स्तर में भी औद्योगिक क्रांति को बल दिया। फिर है संसाधनों की स्थिति। संसाधनों की
स्थिति, जितने संसाधन थे उनकी स्थिति, क्योंकि आवश्यकताएं की पूर्ति निरंतर रूप से होती चली गई, तो इस ऐसे में जो संसाधन की जितनी हमें आवश्यकता थी उनको जुटा पाना हमारे लिए सरल होता चला गया, कच्चे माल को उपलब्ध होना। और क्योंकि अब जो लघु उद्योगों में काम या होता था तो निश्चित है कि उसमें समय अधिक लगता था, तो कुछ कच्चा माल व्यर्थ भी चला जाता था। तो ऐसे में संसाधन जो है और संसाधनों को समझने लगा, कहाँ से कैसे संसाधन जुटाए जा सकते हैं, क्योंकि अब जरूरत ये थी कि उत्पादन में तीव्रता आई तो संसाधन भी अधिक अधिक, जैसे कच्चा माल अधिक मात्रा में चाहिए था, तो अब संसाधनों की उपलब्धता की तरफ भी लोगों का ध्यान जाने लगा, उन्होंने उसके ऊपर विचार भी किया और करने लगे, और उसी स्थिति जैसे संसाधन उपलब्ध थे उसी के अनुकूल कार्य करना प्रारंभ किया, जिससे कि परिणाम सकारात्मक प्राप्त हो। फिर वैश्वीकरण, वैश्वीकरण क्योंकि धीरे धीरे जो है संसाधन जुटते चले गए, जैसे यातायात के साधन मिलते चले गए, बनते चले गए, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सुगम होता चला गया था। तो ऐसे में वैश्विक वातावरण वैश्वीकरण का वातावरण बढ़ता चला गया कि एक रास्ते से, जैसे ब्रिटेन से क्रांति ने निकल कर यूरोप में अपने पैर पसारे, फिर यूरोप से जब इस तरह के परिणाम बहुत एक विकासात्मक और अच्छे परिणाम नजर आए तो अन्य राष्ट्रों ने भी इसे अपनाना शुरू किया। जैसे जैसे एक तरह से वैश्विक वातावरण का निर्माण होने लगा। अब ये नहीं था कि जो जिस चीज का उत्पादन मेरे यहाँ नहीं हो सकता है तो मैं उस उत्पादन से वंचित रहूं, ऐसा नहीं। उस वस्तु को जिस राष्ट्र में वो चीज अच्छे कम दाम में अच्छी मात्रा में उपलब्ध है तो वहां अगर उसका उत्पादन हो रहा है तो मैं वहां से उसको मंगवा सकती हूँ। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि वैश्विक वातावरण धीरे धीरे निर्मित होने लगा था। उसकी वजह से जैसे अन्य राष्ट्र की मांग की पूर्ति की वजह से, क्योंकि मेरे यहाँ अधिक मैं उस चीज का अच्छा उत्पादन कर सकती हूँ, अन्य राष्ट्र की मांग की पूर्ति की वजह से मैंने उसको उत्पादन और अधिक मात्रा में बढ़ाया। तो यही एक वैश्वीकरण भी औद्योगिक क्रांति की एक पृष्ठभूमि रहा है। उसके बाद में है विनिमय। विनिमय क्योंकि यहाँ पर अब व्यापार विनिमय की जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत तीव्रता से उपयोग में लाई जाने लगी थी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है सामग्री का पहुंचाया जाना, खरीदा जाना, बेचा जाना, तो एक तरह से कहा जाए कि एक विनिमय की प्रथा का जो प्रारंभ हुआ उसकी वजह से भी, क्योंकि दूसरों से जैसे मुद्रा विनिमय प्रारंभ हुआ, कभी वस्तु विनिमय था तो धीरे धीरे मुद्रा विनिमय प्रारंभ हुआ, तो इसकी वजह से किसी भी चीज को खरीदना और मंगवाना सुगम होता चला गया था इस विनिमय प्रथा के कारण। इसीलिए इसकी ये भी एक कारण रहा है कि औद्योगिक क्रांति में तीव्रता आई और उसकी वजह से औद्योगिक क्रांति हुई। अगला जो है आधुनिकता। आधुनिकता भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि दिन प्रतिदिन आधुनिक विचारधाराओं का या आधुनिकता के हिसाब से परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे थे, उस वजह से व्यक्ति का जीवन स्तर है, विचार है, उसकी सोच है, उनमें परिवर्तन आ रहा था, उसकी आवश्यकता आदि में परिवर्तन आ रहा था। तो इसी वजह से एक जो इस आधुनिकता की जो लहर चली थी उसमें भी परिवर्तन तीव्र गति से हुआ, उसने भी औद्योगिक क्रांति को दिशा प्रदान करने का कार्य किया है। ये भी इसकी एक पृष्ठभूमि का कारण रहा है। फिर शिक्षा उद्योगों में समन्वय। शिक्षा व उद्योगों में समन्वय, ठीक है ना। जैसा शिक्षित व्यक्ति चाहता, जैसा प्रशिक्षित व्यक्ति उद्योग को चाहिए शिक्षा, वैसा ही प्रशिक्षित व्यक्ति तैयार करके उस उद्योग को सौंपती थी। यानी कि हर प्रकार के कौशल से प्रशिक्षित या कौशला विशेष योग्यताधारी व्यक्तियों का जो निर्माण है वो शिक्षा के माध्यम से होने लगा, जिसकी वजह से एक जो कहा जाए कि सही श्रम का जो था उसके कौशल का उपयोग होने लगा उद्योगों में, जिसकी वजह से उत्पादन में और अधिक तीव्रता आने लगी। चाहे प्रबंधन को लेकर देखो, चाहे उत्पादन को लेकर देखो, या मशीनों को चलाने को लेकर देखो,
तो यहाँ पर विशेष योग्यताधारी व्यक्ति उन कार्यों को करने लगे जिसकी वजह से उत्पादन अधिक होने लगा। तो इसी वजह से एक औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि में शिक्षा भी और उद्योगों का जो आपस में जो समन्वय था, शिक्षा के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षित व्यक्ति उद्योगों को सौंपे जाते थे, जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति संभव हो गई। और अंतिम बात था तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा, जो तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता थी वो तकनीकी शिक्षा भी इसके माध्यम से प्रदान की गई, जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति को दिशा मिल पाई। यानी कि औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि को अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनकी वजह से औद्योगिक क्षेत्र में एक तीव्र परिवर्तन और विकास की लहर आई, जिसने क्रांति का रूप धारण किया। आज हम अपनी बात को यहीं तक रखेंगे, कल हम इसके आगे का इसके स्वरूप और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस आधार पर आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा वो यही रहेगा कि औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिए। औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को आपको हल करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 के इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से निकले, घर से बाहर निकल रहे तो 3 बातों को ध्यान में रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।